हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट करना होगा, मेल करना होगा तो आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी साइंस वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों का आ रहा था कि अगर आप फोटोसिंथेसिस वगैरह देखें, बीपीएससी का भी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग पाए कि देखिए फोटोसिंथेसिस में से वो हमेशा प्रश्न पूछ रहा है। फोटोसिंथेसिस और प्लांट न्यूट्रिशन से बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस को तो हम लोगों ने ग्रेट डिटेल में कवर किया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। प्लांट न्यूट्रिशन से भी हम लोग देख रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम वगैरह एरिया से हमेशा प्रश्न पूछ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पूरे एरिया को कवर कर लिया जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ और करते हैं। वीडियो को करते रहिए, ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताते हैं, तो हम लोग जो एफर्ट करते हैं उसमें हम लोगों को लगता है कि वी आर इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। अभी कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है, रिवीजन पर फोकस करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू ऑल पीपल विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो यार। आज प्लांट न्यूट्रिशन को हम लोग खत्म करेंगे। प्लांट न्यूट्रिशन से खत्म करने के पहले जो आप लोग को साइंस पढ़ाते हैं अमरेश भाई, उनसे बैठ के हम लोग डिस्कस कुछ कर रहे थे आपस में। तो हम लोग देखें कि उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन रोहित भाई बहुत अच्छा था। तो हम लोग बैठकर एक चीज़ और निकाले कि रिसेंटली श्री नीतीश कुमार, वाकई अच्छा क्वेश्चन है। ये कब इंसिडेंट हुआ था? 15 फरवरी, एमसीक्यू जो पिछला हम लोग डाले हैं उसकी बात है। 15 फरवरी 1932 को हुआ है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय हुआ है। तो हम लोग ये तर्क पे निकले कि अगर ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्या इसको हम लोग और किसी उपाय से कर सकते हैं? क्या इसमें हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो आप इसको देखिए कि कह रहा है कि रिसेंटली श्री नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड द शहीद पार्क एट तारापुर, मुंगेर टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ द 34 पीपल ड्यूरिंग द CDM। द टीम ऑफ द पीपल एट द तारापुर ड्यूरिंग द CDM वॉज लेड बाई। अगर शहीद पार्क बन रहा है तो इसका मतलब लोग शहीद हुए होंगे। भाई श्री कृष्ण सिंह बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं तो शहीद तो हो नहीं सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं, शहीद तो हुए नहीं होंगे अगर शहीद पार्क बन रहा है 34 लोगों का। अनुग्रह बाबू बिहार विभूति बनते हैं, पहले उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी नहीं हो सकते हैं। तो शहीद पार्क का उद्घाटन हो रहा है तो एक ऐसा हीरो लीड किया होगा जो खुद शहीद हुआ होगा, क्योंकि जो लीड पे है उसको थोड़ी छोड़ेगा। तो आप वहाँ से भी मदन गोपाल सिंह निकाल सकते थे आंसर। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि कोई पेट में सीख के नहीं आता है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर कोई ऐसा कहता है तो झूठा है, फ्रॉड है, अपना सिलेक्शन हो जाने के बाद दुनिया हाँकता है। ऐसे ही जुगाड़ लगाना होता है, आप भी ऐसे ही जुगाड़ लगाइएगा। इस क्वेश्चन को बताने का आप मकसद ये था कि कोई भी ब्लाइंड तुक्का मत मारिएगा, जितना भी जटिल क्वेश्चन है उसमें कुछ दिमाग लगा के हिट करिएगा। तो वहाँ से भी कोई मदन गोपाल सिंह आंसर निकाल सकता था। अब देखिए, आज हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में करेंगे। प्लांट न्यूट्रिशन क्या है? जिस तरह से हम लोगों को खाना चाहिए। खाना क्यों चाहिए? मसल ग्रोथ के लिए खाना चाहिए, हम लोगों का हाइट बढ़ने के लिए खाना चाहिए, स्टंटिंग नहीं हो उसके लिए खाना चाहिए, है ना, वजन बढ़े उसके लिए खाना चाहिए। उसी तरह से प्लांट को भी खाना चाहिए। क्यों? खाना ग्रोथ के लिए चाहिए। पर हमारा और आपका ग्रोथ होता है, उसको आप कैसे मेजर कर लेंगे? वेइंग स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं कि वजन बढ़ रहा है कि नहीं। आप एक फीता नापी कर सकते हैं कि आपका कितना ऊंचाई है, वहाँ से मेजर कर सकते हैं। प्लांट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रिस्कोग्राफ। ये क्या करता है क्रिस्कोग्राफ? प्लांट के ग्रोथ को मेजर करता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला कौन है? इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला ये भारत के हैं साइंटिस्ट JC बोस। ठीक है, तो इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि क्रिस्कोग्राफ क्या है और कौन बनाता है? तो JC बोस बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जिस तरह से हम लोगों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यार। फोटोसिंथेसिस पुराना, जो लोग नए हैं पुराने वाले वीडियो को जरूर देखना। फोटोसिंथेसिस और प्लांट न्यूट्रिशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। ब्लाइंडली साइंस को पढ़ने से अच्छा है कि अभी टाइम है सेलेक्टिवली उन चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाए जहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर आपको हम बताते चले कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में नहीं होता है। ग्रीन लाइट में होता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 लाइट में होता है। PVR सिनेमा में आप जाते होंगे, उसको हमने उस तरह से हमने याद किया है, आप अपना कुछ जुगाड़ लगा लीजिएगा। VBR से याद किए हैं। रेड लाइट में होता है, वायलेट लाइट में होता है, ब्लू लाइट में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? रेड लाइट में होता है।
क्यों ऐसा होता है और सबसे कम किस में होता है? वायलेट लाइट में होता है। रेड 1, वायलेट 3, ब्लू 2 नंबर पे होता है। रेड लाइट को आप देखेंगे तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमने आपको पहले बता रखा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो प्लांट के क्लोरोफिल्स को जलने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और यही 3 BVR कलर में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। पर अगर आप टेलीविज़न के मामले में देखें, मैं टॉपिक से डेविएट कर रहा हूं पर चूंकि आ गया तो बता दे रहे हैं, तो वहां पर कलर टेलीविज़न जो होता है उसमें BGR होता है। एक हम पावर प्लांट में हम लोग काम किए हैं तो हमको एक BGR एनर्जी करके एक कंपनी था, हमने वहाँ से याद किया है कि B मतलब ब्लू लाइट, G मतलब ग्रीन लाइट, R मतलब रेड लाइट। इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से आपका जो पिक्चर आता है वो कलर्ड टीवी आता है। अगर ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट और रेड लाइट तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में आप मिक्स कर देंगे तो आपको वाइट लाइट मिल जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा विषयांतर है पर आपको बता दीजिए, इन तीनों कलर को आप प्राइमरी कलर बोलते हैं क्योंकि इन तीनों कलर के मिक्सचर से आप दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है, आई एम सॉरी। BVR जो है, B फॉर बॉम्बे, V फॉर वायलेट, R फॉर रेड, तो इन तीनों को याद रखिएगा, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जिस तरह से खाना में आपका कुछ मुख्य घटक होता है, आप मल्टी विटामिन्स खाते हैं, मल्टी मिनरल्स खाते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। उसी तरह प्लांट के लिए कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या प्लांट के लिए 9 है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या प्लांट के लिए 9 है। थोड़ा सा चेंज करता है पर मोटा मोटी सब लोग इस चीज़ पर तैयार होता है कि 9 और 8 होता है। मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, हाँ तो फिर ऑक्सीजन एक छूट गया। ठीक है, ये मुख्य घटक है मैक्रो। माइक्रो के मुख्य घटक क्या हैं? आयरन, कॉपर, जिंक को मार्क कर दीजिए, क्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरन, निकल। हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। पर अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसको याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। देखो यार, ऑप्शन में एक दे देगा सोडियम, और याद रखना कि सोडियम नोटेबल एब्सेंटी है, यहाँ से निकल जाएगा, यहीं से यही क्वेश्चन पूछता है। ये हम पूरा एनालिसिस के बाद आपको बता रहे हैं। ऑप्शन में रहेगा सोडियम, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा आंसर को। अब प्रश्न ये उठता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और कैसे नहीं होते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोफिल में होता है। पुराना वीडियो अच्छा से देख लो यार, अच्छा बताया हुआ है बहुत। क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और अगर आप घुसेंगे तो हमने बताया था कि थाइलाक्वैड होता है, थाइलाक्वैड पे क्लोरोफिल होता है। थाइलाक्वैड का जो लेयरिंग होता है इसको ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और कुछ लोग टेलीग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस रात में होता है कि नहीं। मेरे भाई सब बताया हुआ है, फोटोसिंथेसिस लाइट में भी होता है, दिन में भी होगा, रात में भी होगा, आर्टिफिशियल लाइट में भी होगा। जो फोटोसिंथेसिस रात में होता है उसको केल्विन साइकिल बोलते हो, मेल्विन साइकिल बोलते हो, C3 साइकिल बोलते हो, सब बताया हुआ है। देखिए, जो रात में फोटोसिंथेसिस होता है उसका साइट क्या होता है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो दिन में होता है फोटोसिंथेसिस लाइट में होता है वो क्लोरोफिल में होता है। अब विषयांतर हो जाएंगे फिर। अब देखिए, ये जो क्लोरोफिल है इसका जो फोटोसिंथेसिस कराता है इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मैग्नीशियम मेन कंपोनेंट है। इसलिए मैग्नीशियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? 6 मोल ऑफ CO2 रिएक्ट्स विद द 6 मोल्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस व्हाट? C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ O2। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए, प्लांट ऑक्सीजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। प्लांट का मकसद नहीं है कि हम आपको ऑक्सीजन बना कर दे। प्लांट अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, ये उसका खाना है। पर उस दरमियान बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जो हमारे इस्तेमाल का होता है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस अपने खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए करता है, उस दरमियान बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका क्लोरोफिल मुख्य घटक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंध्र से एंटर करता है। व्हाट इज रंध्र? अंग्रेजी मीडियम वाला छाती पीटना स्टार्ट किया होगा कि ये क्या हो गया।
स्टोमाटा से एंटर करता है। जब स्टोमाटा से ही CO2 को प्लांट लेता है और स्टोमाटा से ही ऑक्सीजन का रिलीज भी होता है। इस स्टोमाटा के क्लोजनिंग और ओपनिंग को कौन कंट्रोल करता है? इसका पोटेशियम कंट्रोल करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेंस इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दिस पोटेशियम इज controlling the opening and the closing of the photosynthesis, hence it is a macronutrient. Another is the nitrogen. अगर आप देखते होंगे, बिहार के रहने वाले हैं तो आप NPK फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते हैं। NPK का आइडियल रेशियो होता है 4:2:1, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की क्यों जरूरत है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आप कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे। अब नाइट्रोजन की हमें जरूरत क्यों होती है? अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई प्लांट्स में, तो नाइट्रोजन के कमी के कारण प्लांट में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस रोग में क्या होता है? क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। जब क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी तो क्लोरोफिल की मात्रा से कम होने से क्या होता है? क्लोरोफिल कम, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कम। जब फोटोसिंथेसिस कम, इसका मतलब स्टंटेड ग्रोथ, मतलब प्लांट का जितना विकास होना था उतना नहीं होता है। इसीलिए किसान लंबी कतार लगा के NPK लेता है, NPK यूरिया फर्टिलाइजर लेता है और अपने खेत में उसका छिड़काव करता है। अगर आप इंसेक्टिवोरस प्लांट देखें, ये एक पीचर प्लांट है। अगर आप 7वां 8वां में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इन प्लांट को हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट को देखें, जैसे उदाहरण के तौर पर इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्या है? उसमें इंसेक्ट जाएगा, इंसेक्ट उसमें लिक्विड तरल पदार्थ रहेगा, वेनस ट्रैप। एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ड्रोसेरा कैपेंसिस। ये सब आप थोड़ा बहुत तो इतना पढ़े ही होंगे। कैपेंसिस पीचर प्लांट जो ऊपर दिखाया हुआ है। इन प्लांट में क्या होता है कि अगर एक कीड़ा यहाँ पर आया, अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये प्लांट आया, चिपचिपा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इंसेक्ट फंस गया और ये ढक्कन गिर गया, एक जार की तरह इसमें बन गया। पर ये प्लांट आखिर में ऐसा क्यों करता है? क्या जरूरत है प्लांट को? आप देखेंगे कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, और नाइट्रोजन के डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। आपको पता होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इस तरह से वो नाइट्रोजन की अपनी आपूर्ति पूरा कर लेते हैं। क्यों? उनको ग्रोथ चाहिए। कोई भी चीज़ ग्रोथ चाहता होगा, अपने कैरियर में है तो आपको ग्रोथ चाहिए, तो उनका कैरियर, इनका ग्रोथ रुक जाता है। और जब इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं तो अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि सॉइल में वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर क्वेश्चन सेटर अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है तो। देखिए, हम लोग तो अपना बेस्ट के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यूट्यूबर को क्या है, आपके कोचिंग को मास्टर के लिए क्या है, उसके लिए तो जैसे आप अभी 67वीं की तैयारी कर रहे हैं, अगली बार 68वीं कराएगा, उसका तो दुकान चलते रहना है, आपका जीवन बर्बाद होगा, आपका 1 साल बर्बाद होगा। तो हम तो अपना तैयारी बेस्ट रखेंगे। अब क्वेश्चन सेटर अगर आसान पूछ दे तो अच्छा है, फुल टॉस रहेगा तो छक्का जाएगा, पर हम तो यॉर्कर की तैयारी करेंगे भाई, कि अगर यॉर्कर तुम दोगे तो हम यॉर्कर को ब्लॉक करें, फुल टॉस और ओवर पिच दोगे तो छक्का लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए, दूसरा मेजर न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी सॉइल से प्लांट लेता है। अब देखिए, फॉस्फोरस का कमी हो गया, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप कुछ कुछ पत्तियों को देखते होंगे कि उसका पत्ती लाल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द, ये आप देखे होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी गांव घर में घूमते होंगे तो देखे होंगे कि लाल हो जाता है, रेडनिंग ऑफ द लीव्स। या कुछ कुछ पत्ती को आप देखेंगे कि जरूरत से ज़्यादा हरा हो गया, एक्सेसिव कलरेशन, एक्सेसिव ग्रीन कलर। अगर एक्सेसिव ग्रीन कलर हो या फिर रेडनिंग ऑफ द लीव्स हो तो आप समझ जाइए कि इस सॉइल में फॉस्फोरस की कमी है और फॉस्फोरस का छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को हैम्पर कर रहा है, तो प्लांट के ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। अब देखिए, और सब यहाँ पे बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुख्य वाला है हमने करा दिया। एक यहाँ पर जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जिंक इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, जिंक जो है, जिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिंक हम लोग की तरफ, अभी कल वाले वीडियो में हमने बताया कि राइस बाउल ऑफ बिहार कौन है? रोहतास है। पैडी की खेती में अगर जिंक का छिड़काव नहीं करेंगे, अगर थोड़ा बहुत आप खेती से देखते हो तो जिंक का खूब छिड़काव होता है। दुकान वाला आदमी बोलता है नहीं जिंक का पाउडर दे दीजिए तो मारना है ना। तो जिंक का जब अगर नहीं होगा तो पैडी के प्लांट बहुत डैमेज करता है। एक बीमारी है जिसका नाम है खैरा। खैरा बीमारी क्यों होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। पैडी फील्ड में है, बहुत फेमस है, बिहार में खूब पाया जाता है। तो जिंक का छिड़काव हो जाता है। अगर मानते हैं कि पत्ती का साइज़ ये होना है, जो किसान है उसको पता है कि पत्ती का साइज़ ये होना है, पर पत्ती इतना ही हो रहा है, मतलब उसका जो लीफ्स है इतना ही हो रहा है। ये लीफ क्या है? ड्वार्फ लीफ है।
और अगर ड्वार्फ लीफ हो रहा है तो इसका एक बीमारी का नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है कि अगर लिटिल लीफ का बीमारी है तो इसका मतलब कि जिंक का कमी हो रहा है, जिंक का छिड़काव कर दीजिए। इस तरह से हमने पोटेशियम बता दिया, जो जो मुख्य घटक थे आपको बता दिया, प्रश्न इसी से पूछेगा। अब एक चीज़ पूछता है, ज़बरदस्त रूप से बीपीएससी जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो पूछ रहा है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसको भी थोड़ा सा देख लो दोस्त। जो प्लांट है ये रूट्स है, ये सॉइल में आपने फर्टिलाइजर का छिड़काव किया, इस सॉइल में अंदर आ गया मिनरल्स, पूरा मिनरल्स भरे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, पानी भी भरा हुआ है। ये पानी ऊपर जाएगा, क्यों? अभी आपको पता है कि वहाँ पर क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, 6 मोल्स ऑफ CO2, 6 मोल ऑफ वाटर। तो पानी कैसे जाएगा? पानी को कैरी करने वाला कोई ना कोई तो आदमी चाहिए। तो पानी को जो ऊपर कैरी करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को ये तना है, यहाँ पर सॉइल है, अगर इसको आप कहते हैं जाइलम। जाइलम क्या है? ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को कहाँ पहुँचाएगा? पत्ता के पास पहुँचाएगा। क्यों? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जाइलम ऊपर पहुंचाएगा। तो जाइलम का डायरेक्शनल कैसे होगा? ऊपर होगा। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब हमेशा ऊपर की तरफ भागेगा जाइलम। और जो तना होता है, जो आप तना समझ रहे होंगे, ये इसके बीच में पाया जाएगा। जाइलम हमेशा ऊपर की ओर इसकी दिशा होगी। ऊपर में पत्ता होता है, पत्ता के पास इसका काम है कि पानी को पहुंचा दे, मिनरल्स को पहुंचा दे, ताकि खाना बन जाए। अब खाना कहाँ बना? ये स्टिम्स हैं। खाना कहाँ बन रहा है? फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? प्लांट में हो रहा है। लीफ में खाना बन गया। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है? अपना खाना ही तो बनाता है। खाना बना लिया। अब भाई ज़मीन से जो रूट्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए इनको भी तो ग्लूकोज चाहिए, इनको खाना भी तो चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ से प्लांट के लीफ से यहाँ से खाना पहुंच रहा है। बाहर वाले साइड में ये पूरा जो चीज़ है, ये है फ्लोएम। फ्लोएम जो है, अब भाई तना पे भी पहुंचना है, डिफरेंट सारे स्टीम्स हैं, वहाँ पे पहुंचना है। तो फ्लोएम जो है वो क्या करता है? जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको कैरी करता है। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज बना है, जो प्रिपेयर्ड फूड है, उसको कैरी करके रूट्स तक पहुंचाता है, स्टीम्स तक पहुंचाता है। आपको बताते चले कि रूट और स्टीम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इनके पास है ही नहीं क्लोरोफिल, तो कहाँ से फोटोसिंथेसिस करेंगे। पर ये रूट और स्टीम तो जरूरत है ना, तो इसको खाना कौन पहुँचाएगा? फ्लोएम खाना पहुँचाएगा। और फ्लोएम जो है इसीलिए बाई डायरेक्शनल है। देखिए, न्यूट्रिएंट तो हमेशा ऊपर पहुँचाना है लीफ के पास, तो लीफ के पास पहुंचाना है तो यूनिडायरेक्शनल होगा, हमेशा ऊपर की दिशा में पहुंचाना है। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट्स क्लियर, उसको बार बार रिपीट करके। पर ये तो यहाँ भी पहुंचाना है लीफ से। मानते हैं एक लीफ यहाँ पर है, तो इसको यहाँ वाला ट्रंक को पहुँचाना है, तो इसका डायरेक्शनल ऊपर होना चाहिए। ये लीफ यहाँ पर है, इसको रूट को खाना पहुँचाना है, तो इसका डायरेक्शन नीचे होना चाहिए। तो इसका अप डायरेक्शन भी होगा, डाउन डायरेक्शनल भी होगा, बाई डायरेक्शनल होगा फ्लोएम। पर जाइलम यूनिडायरेक्शनल होगा। यहाँ पर अब आपको बताते चले कि ये जो ट्रंक है, ये जो तना है, हमने क्या किया कि इस तना को यहाँ से काट दिया, कुल्हाड़ी लिए और इस तना को यहाँ से काट दिए। आप देखेंगे कि ये प्लांट क्या करेगा? वृक्ष मर जाएगा। क्यों मरेगा वृक्ष? बिकॉज इट डैमेज्ड व्हाट? इट डैमेज्ड द फ्लोएम्स, बिकॉज द फ्लोएम इज नियर टू द बार्क। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? दिस इज द बार्क, दिस इज द बार्क। तो अगर आप बार्क को कट करते हैं कुल्हाड़ी से मार के, चाकू से मार के, तो आप किसको डैमेज कर रहे हैं? भाई जाइलम तो बीच में है, वो तो न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है, पर ये जो तना है, जो स्टिम्स है, जो बगल वाली डंठल है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड है वो नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट यू हैव डन, यू हैव डैमेज द फ्लोएम। इसीलिए प्लांट मर जा रहा है, क्योंकि प्रिपेयर्ड फूड रूट्स तक नहीं पहुंच रहा है। आप बोलते हैं कि जड़ सूख गया, क्योंकि आपने फ्लोएम को डैमेज कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। अब बार्क आया तो यहां से हमको एक चीज याद आ गया। एक दवाई है मलेरिया की, क्या नाम है?
दवाई की, क्विनीन शायद है ना, क्विनीन, वो सिनकोना ट्री के बार्क से बनता है। सिनकोना ट्री के बार्क से बनता है। उस मलेरिया वाला जो दवाई है उसका नाम है क्विनीन। एक बार उसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, ये तो हमको पता है, बार्क से ध्यान आ गया तो आपको बता दिए। तो सिनकोना ट्री के उससे बनता है, और इसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो बार्क वाला डैमेज होता है। अब एक चीज़, अंतिम चीज़ इसमें बचा हुआ है, एक ये पेड़ के बारे में कभी कभी पूछता है। आप अगर जंगल झाड़ में देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि इसके बारे में, एक सेकंड फ़ोन आ रहा है, हाँ, तो ये जो पेड़ है इसको आप कहते हैं कि ये डेविल्स हेयर है। बहुत सारे, अगर आप जंगल वगैरह में जाएंगे, नवादा जाइएगा, रोहतास जाइएगा, तो आप देखेंगे बहुत सारा जंगल में ये पाया जाता है। इसको आप कहते हैं डेविल्स हेयर। ये क्या करता है कि ये जो चीज़ है ये खाना अपने नहीं बनाएगा, ये नालायक, ये जो प्लांट खाना बनाएगा उसी को, प्लांट को ही किल करता है। इसका नाम है क्यूस्कोटा। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं क्यूस्क्यूटा। हम लोग इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, एमार्बल का पेड़ है, ठीक है, एमार्बल भी इसको बोलते हैं। ये एक तरह से पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। देखो इस पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बता दिए हैं। ये क्या करता है कि नीडल नुमा स्ट्रक्चर है, ये पेड़ है, पेड़ के तना में क्या करेगा कि ये अपना जो जब नीडल की तरह, सुई की तरह इसमें इंसर्ट कर देगा, और जो फ्लोएम ऊपर से खाना ला रहा है, जो बाई डायरेक्शनल है, तो फ्लोएम को इतना छेद करता है कि फ्लोएम में छेद कर देगा और अपना ग्रोथ ले लेगा, क्योंकि इसको प्रिपेयर्ड फूड से मतलब है। अपने ये नालायक फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता। अब जो खाना फ्लोएम बना रहा है, तो इस पेड़ का अब क्या होगा, जब इस पे ये अटैक कर दिया तो पेड़ का ग्रोथ क्या हो जाएगा, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये उसका आधा खाना ले रहा है। इसको आप डेविल्स हेयर बोलते हैं, क्यूस्कोटा का पेड़ होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, है ना। थैंक यू।